हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हम अपनी आईआर के लेक्चर्स में आज नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे, जिसमें हम करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। आज भी जब राघव सर ने पढ़ाया है तो हमने 2 करंट अफेयर्स की क्लासेस ली हैं, C1 और C2। प्लीज़ उसका ख्याल रखें। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी की जो 10-15 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेकंड वाली वीडियो ज़्यादा समझ आएगी, बिकॉज एग्जाम में आपके C1 C2 दोनों में से आ सकता है, पर जो पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बेसिक्स ऑलरेडी आते हैं। तो इसलिए हम अपने एक्चुअल लेक्चर का लेवल नीचे लेके जाने की बजाय हमने आपको एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। इन एडिशन टू दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट वन मोर थिंग। जैसे ना अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, एक ना अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो उनके मन में ख्याल आएगा कि अगर पहले कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं आइडिया कि हाउ मनी वर्क्स, कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर देती कि करेंसी छापे और सब गरीब लोगों को नोट पकड़ा दे, सबके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे हम थोड़ी सी भी इकोनॉमी समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये दैट्स नॉट हाउ इकोनॉमी वर्क्स। ठीक, एक थोड़ी स्टुपिडिटी भी लगती है इस सवाल में अपने कि हाँ मैं कितना नाइव था, थोड़ा बचपने वाला मेरा सवाल था। अदरवाइज इकोनॉमीज आर नॉट डिजाइंड इन सच अ मैनर कि हम बस नोट छापे और गरीबों को दे दें और गरीबी मिट जाए। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस होगा क्या, ऐसे कल एक बच्चे ने पूछा था कि इंडिया अपना ही न्यूक्लियर क्यों नहीं बना लेता, हमें जापान के साथ डील करने की क्या ज़रूरत है, यूएसए के साथ डील करने की क्या ज़रूरत है, अपने आप न्यूक्लियर के प्लांट्स बना लो, अपने आप रिएक्टर्स बना लो, अपने आप अपना यूरेनियम ले आओ और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लो, बॉम्ब्स भी प्रोड्यूस कर लो। दैट्स नॉट हाउ इट कैन वर्क फॉर मल्टीपल रीजंस। पहला तो आपके पास ये सब कुछ है ही नहीं, ना आपके पास में उस राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है अपने उस टाइप सोफिस्टिकेटेड रिएक्टर्स बनाने के। अगर मान लो तो पहला तो आपके पास मशीनरी नहीं है, आपको वेस्टिंग हाउस की ज़रूरत है। वेस्टिंग हाउस एक यूएसए की कंपनी है। अभी जब आए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, नमस्ते ट्रंप के उसमें फेब में आए थे तो करके गए ना कॉन्ट्रैक्ट। ना आपके पास में टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास में फिर न्यूक्लियर वेस्ट को सेटल करने की कि इसके बाद इसका क्या होगा, उसकी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तीसरी चीज़, जो रॉ मटेरियल चाहिए आपको, उसकी भी वो भी नहीं है आपके पास में। एंड इन एडिशन टू दैट, कोई चाहे है एनार्की ग्लोबल लेवल पे, हम देखें कि यूएसए अपनी ही चलाता है हर इशू में, पर स्टिल एक इंटरनेशनल रजीम एग्जिस्ट करती है जिसको फॉलो करना पड़ता है आपको। तो क्या होगा कि जब आप 15-20 लेक्चर पूरे आईआर के देख लेंगे, फिर आपको ना इस तरह के जो डाउट्स हैं, इंडिया ऐसे क्यों नहीं कर लेता, इंडिया रशिया के साथ ये क्यों नहीं कर लेता ना, इस तरह के बेसिक से जो डाउट्स हैं ये आपके चले जाएंगे। फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ये चीज़ें करनी, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी, या न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हुए भी सब कंट्रीज़ के साथ में अच्छा रिलेशन बनाना, या चाइना के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखना, और जापान और यूएसए के साथ में भी बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखना, इतना इजी होता, ग्लोबल डायनामिक्स इतने कॉम्प्लिकेटेड ना होते, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कोई नादान लोग थोड़ी ये कर लेते। The very fact that there are so many nuances involved in all these issues, the very fact that these issues are very complicated, difficult to address, there are consequences हर एक चीज़ के, इसी वजह से तो issues है, इसी वजह से तो हम पढ़ रहे हैं। So you just need to realize कि issues के solutions ऐसे वाले नहीं है कि खुद कर लो, अपने आप बना लो न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर हमें क्या, हम तो यूएसए के साथ में भी अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, यूएसएसआर के साथ में भी बना लेते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे। इतना आसान नहीं होता। आपने देखा नेहरू जी ने ट्राई किया, तो फिर अक्सई चीन के टाइम पे जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तो कोई नहीं था ढंग से आपकी हेल्प करने वाला, एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में तो कोई भी नहीं था। तो हमें क्या करना है इस सारी चीज़ों से, एक तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ क्या, यूपीएससी आपको कभी एग्जाम में ही नहीं बोलेगा कि 150 वर्ड में ये इशू को सॉल्व करके जाओ बेटा। आपका इशू जो सॉल्व किया हुआ है हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको वहाँ पर भी कोई इशू उसका आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं लिख के आना, आपको नैरेटिव्स दे के आने हैं दैट दिस इज़ द इशू, दीज आर द, ये इसकी बैकग्राउंड है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो रेकमेंड किए गए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर बहुत बड़े थिंकर्स के साथ। इस तरह से ये नहीं आप करके आओगे आई थिंक दिस, आई थिंक दैट, आई, ये सब नहीं करके आएंगे हम पेपर में। नो नॉनसेंस एकेडमिक नैरेटिव्स लिख कर आएंगे पेपर में
कि इस तरह से भी देखा जा रहा है इस चीज़ को और इस तरह से भी देखा जा रहा है। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको इकोनॉमी का एग्जांपल बता के यही वाला कि इन्फ्लेशन, अगर महंगाई को ही दूर करना है, पॉवर्टी को, तो नोट छाप दो, वैसे ही आईआर में भी आपने इस तरह के ना एक सिंगल लाइन सॉल्यूशन टू सॉवरेन प्रॉब्लम्स, सिंगल लाइन सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल इश्यूज नहीं देने, ना इधर देने ना एग्जाम में देके आने। ठीक? हैविंग सेड दैट, धीरे धीरे अब आपकी जो 15 क्लासेस ये वाली हो जाएंगी। ठीक? 15 क्लासेस ये वाली प्लस जैसे कल सुबह आपकी आईआर एंड सिक्योरिटी की करंट अफेयर्स की क्लास होगी, ऐसी आपकी जिस दिन तक आप मेंस नहीं देते हर वेंसडे होएगी। जितना आप कर लोगे उतने में आपको समझ आएगा कि हाँ अब मैं एक अच्छा आंसर लिख सकता हूँ, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम 1.5 क्लास में करेंगे, एक क्लास आज की और आधी टुमारो। So before we get to the background of USA-India relationship, I quickly wanted to point out the issues that USA and India need to resolve. बहुत सारे हमारे पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं इंडिया और यूएसए में, वो तो हम डिस्कस करेंगे। पेंडिंग इश्यूज क्विकली, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। रेगुलर अप्रोच हमारी वही रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिशियल रिलेशंस, फिर देखेंगे हम एक्चुअल प्रेजेंट रिलेशंस, फिर हम जाएंगे एवोल्यूशन के ऊपर, रिलेशन इवॉल्व कैसे हुए, और फिर हम देखेंगे वेरियस इश्यूज, बहुत डिसएग्रीमेंट्स कहाँ पर है और कन्वर्जेंस का है, एग्रीमेंट कहाँ पर है। तो लेट्स स्टार्ट। एक तो इंडिया और यूएसए के जो इश्यूज चल रहे हैं वो चल रहे हैं दोहा टॉक्स बोलते हैं। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो तो आपको पता हो कि क्या क्या इश्यूज हैं। अब ये दोहा टॉक्स क्या है? दोहा भी एक जगह है, ठीक, दोहा राउंड ऑफ टॉक्स। एक मैं आपको ना आईआर में भी और राघव सर या अभिषेक सर जो भी आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, इकोनॉमी में भी WTO करवाएंगे अच्छे से, वहाँ पे आपको दोहा टॉक समझ आ जाएगा। दूसरा क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया ये मान के चलता है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट, और उसके नेगेटिव रेपरकशंस हो रहे हैं तो सभी के लिए हो रहे हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज को लेके सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया ने अभी 10 साल से तो ढंग से पोल्यूशन नहीं करना शुरू किया। 91-2 के आसपास हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए, 5-10 साल में हमारी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज लगी, और यूएसए जो पिछले 200 साल से इतनी इंडस्ट्री लगा के, इतनी कार्स मैन्युफैक्चर करके, स्टील एंड आयरन की चीज़ें मैन्युफैक्चर करके, मेल्टिंग प्लांट्स लगा के, स्मेल्टिंग प्लांट्स लगा के इतना पोल्यूशन जो कर चुका है, इलेक्ट्रिसिटी जो इतनी कंज्यूम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इंडिया जैसे कंट्री की कम है। तो यहाँ पे भी जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्लाइमेट चेंज में, कॉमन बट डिफरेंशियल, मतलब अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से या स्टेटस के हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे भी इशू होता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अभी इस बार भी 24-5 फेब के आसपास आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे और कोइंसिडेंटली दिल्ली में दंगे हो गए थे ना, है ना, तो वो वाले टाइम पे भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की कुछ खास बात नहीं की गई। यहाँ पे भी इंडिया और यूएसए के बहुत डिसएग्रीमेंट हैं, तो बहुत चीज़ों पे बात की गई पर इस पे अभी भी बात नहीं की गई। इंडिया चाहता है कि हमारे उनके साथ में अच्छी टर्म्स में ट्रीटी हो एक। फिर आईपीआर इश्यूज़ में आप बहुत चीज़ें देखोगे, स्पेशली फार्मास्यूटिकल में। होता क्या है कि कोई मेडिसिन है, यूएसए की कंपनी के पास उसकी राइट्स हैं कि वो मेडिसिन सिर्फ यूएसए की कंपनी बना सकती है, तो यूएसए की कंपनी क्या करती है, उसको बहुत एक्सपेंसिव बेचती है। 2,80,000 रुपये महीने की डोज, 3 लाख रुपए महीने की डोज, ल्यूकेमिया के या कोई भी और कैंसर की मेडिसिन है। अब इंडिया में क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल्स बना देती है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग बोलते हैं उसको, जो मैं आपको कराऊंगा सब कुछ, अभी सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिसमें इंडिया की सरकार बोलती है कि अगर कोई इंडिया की कंपनी उस मेडिसिन को सस्ते में बना रही है तो बनाने दो। वो बोलते हैं कि फिर हमारा कॉपीराइट वायलेशन है, आईपीआर वायलेशन है, तो इंडिया की सरकार बोलती है कोई बात नहीं, अब लोग मारने थोड़ी हैं, 3-3 लाख रुपए की थोड़ी दवाई अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से रिलेशनशिप खराब होते हैं, उनकी कंपनीज अपनी सरकारों को प्रेशराइज करती हैं कि इंडिया को बोलो ये इस तरह की कॉपीराइट्स, इस तरह के
आइडिया कॉपी करना, डिज़ाइन कॉपी करने के ऊपर कुछ लॉज लेके आए। इंडिया के लोग बोलते हैं कि यूएस से तो बहुत महंगा है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनके ब्रांड्स, तो इस तरह से इशू चलते हैं। फिर इमिग्रेशन लॉज, ये एक इशू है जो ज़्यादा सीवियर होके उठ के आया डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। बाकी इश्यूज तो पहले से चल ही रहे हैं, ये वाला भी पहले से चल रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप ना हायर अमेरिकन बाय अमेरिकन ये पॉलिसी लेके आया है। डोनाल्ड ट्रंप को ना कोई एप्रीहेंशन नहीं है आउटराइटली ये बोलने में कि यार अमेरिका फर्स्ट। हमने चाहे पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट्स कर करके, पूरी आधी दुनिया पे अटैक करके, बाकी दुनिया से ट्रेड करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके इतना वेल्थ कमा ली है, लेकिन आज जब पूरी दुनिया में हमने ग्लोबलाइजेशन का आइडिया भी दे दिया है सबको, लेकिन आज मैं बोलूँगा कि अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिकन लोगों को ही जॉब्स मिलनी चाहिए अमेरिका में, इस तरह की वो बातें बोलते हैं। और लॉज ऐसे लेके आ रहे हैं जिसमें इंडिया, वो पूरी दुनिया के लिए ऐसे लॉज लेके आ रहे हैं, एंटी इंडिया नहीं है, पर इतना तो उनको भी पता है कि सबसे ज़्यादा वर्स अफेक्ट होने वाली नेशन स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन लॉस को लेके कौन होगा? इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हाईली स्किल्ड। उसके बाद में एक दो इशू और है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। एक तो यूएसएस पॉलिसी इन अफगानिस्तान, तो ये वाली भी एक पॉलिसी है। इंडिया, जब अफगानिस्तान आपको कराऊंगा तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। यूएसए कंसिस्टेंटली अफगानिस्तान में अनप्रिडिक्टेबल और इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़ के तरह से चल रहा है, जिसमें इंडिया को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। अगर आप यूएसए की सपोर्ट करते हो और कल को यूएसए खुद ही अफगानिस्तान से वापस चला जाए तो तालिबान और इंडिया से लड़ने आ जाएगा कि हाँ कल बहुत आ रहे थे ना आप अमेरिका की सपोर्ट में, आ जाओ अब। तो इस तरह के इश्यूज हम छोटे छोटे देखेंगे। और यूएसए की पाकिस्तान को लेके पॉलिसी भी, जितना इंडिया चाहता है पाकिस्तान को प्रेशराइज करना, जितना इंडिया चाहता है कि यूएसए पाकिस्तान के बिहेवियर को रेगुलेट करे, टेररिज्म को लेके पाकिस्तान के साथ में स्टर्नली बिहेव करे, ठीक, और इसी तरह के इश्यूज जो इंसर्जेंसी कश्मीर में पाकिस्तान करता है, यूएसए उतना कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जाता जितना इंडिया चाहता है। क्या हुआ, कभी बैलेंस करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को कुछ बोल दिया, अदरवाइज यूएसए और पाकिस्तान के केस को लेके इंडिया और यूएसए में इशू रहता है, ठीक। तो ये इस तरह के हम इश्यूज़ हैं, इनके अंदर ही बहुत सारे सब इश्यूज़ भी हैं, टोटलाइजेशन इशू, दिस एंड दैट, जो मैं आपको सब करवाऊंगा, न्यूक्लियर डील एंड सो ऑन, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तभी मैंने बोला कि काफ़ी इश्यूज़ हैं इंडिया यूएसए में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से सिट बैक रिलैक्स, है सारे आसान, इतने आसान इश्यूज़ हैं, बस आपको आने चाहिए। अगर कभी आपको इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप पे ऐसे भी आ गया 125 मार्क्स का, ठीक, अगर जो मैं आपको अगले 1.5 लेक्चर में करवाऊंगा, आप चाहे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट भी नहीं हो, आप ये सारी चीज़ें लिख के आओगे, और जो मैं आपको करंट अफेयर्स में कराता रहूँगा हर वेंसडे, बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन you will see that you have more than sufficient points to let alone write a decent answer, but to also write a wholesome, holistic, all encompassing essay. राइटिंग स्टाइल पे हम धीरे धीरे काम करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया यूएसए। तो हम शुरू करेंगे बिल्कुल एंड से, एवोल्यूशन से, ऑल द वे टू, अभी आपने देखा था मोदी जी और ये इधर आए थे ना घूमने, नमस्ते ट्रंप करके, ग्रेट कंट्रीज ग्रेटर फ्रेंडशिप के नाम से एक मीट हुई थी। तो जैसे मैं हर टॉपिक में कर रहा हूँ, बिफोर कवरिंग दैट कंट्री मैं आपको थोड़ा सा उसको जोग्राफिकली पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, विल डू दैट अगेन। यूजुअली एक टिपिकल टेंडेंसी क्या है, जो कि सही भी है, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्री। इंडिया के वेस्ट में भी आती है, वो खुद भी अपने आप को वेस्ट ही बोलते हैं, वेस्ट वाइल्ड वर्ल्ड, ठीक है, यूरोप एंड यूएसए है तो वेस्टर्न ही है। लेकिन सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए एक तरीका, नज़रिया मैं और देना चाहता हूँ। दिस इज इंडिया, अगर आप देखेंगे इंडिया के ऊपर चाइना, चाइना के इधर रशिया, ऑल द वे रशिया के आगे क्या आ जाता है, यूएसए। इधर देखो, ये भी मैप आपको ना, ये इमेज क्लियर रहनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, जब आजकल आप पढ़ोगे ना बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि यूएसए एक्टिंग वेरी एक्टिवली इन मलक्का स्ट्रेट, तो आपको लगेगा यूएसए यहाँ कहाँ पहुँच गया, वहाँ से, बट वो वहाँ से इधर नहीं, दुनिया गोल है, वो यहाँ से इधर पहुँचा है। बड़ी बार मैं आपको बताऊँगा कि
इंडो पैसिफिक पॉलिसी यूएसए की। तो आपको लगेगा कि अदरवाइज एक टिपिकल बच्चे को जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी उसको लगता है कि इंडिया आता है, फिर अफ्रीका आता है, अफ्रीका के ऊपर यूरोप आता है, फिर अटलांटिक आता है, फिर यूएसए आता है। और यहाँ पे आके ना बच्चा वहाँ पे छोड़ देता है कि अब इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है। बट यू नीड टू रियलाइज कि जब तक यूएसए आता है तब तक यूं धरती घूम जाती है, और यूएसए के बाद इधर पैसिफिक ओशियन आ गया, ये इंडो पैसिफिक सारा एरिया। यू अंडरस्टैंड? अब क्या है, बहुत सारे जो पुराने बच्चे उनको बहुत बच्चों वाला भी लगेगा, लेकिन उनको भी किसी ने बताया नहीं है इस तरह से, थोड़ा सा हमें देखना चाहिए अच्छे से। तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका इधर आ जाता है, एंड चाइना। नाउ यू सी यूएसए कैसे चाइना को कंटेन करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि चाइना अगर एक्सपैंड करेगा तो इधर भी तो करेगा, रशिया अगर एक्सपैंड करेगा तो इधर भी तो करेगा। ठीक बात। दूसरी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी रेगुलर अंडरस्टैंडिंग। एक बार और आप मैप ये देख लीजिए, ये रहा हमारा इंडिया, इधर अफ्रीका, यूरोप, और ये आप उड़े बैंगलोर से ऑल द वे 9000 माइल चलने के बाद तकरीबन ये हो गया यूएसए का वेस्ट कोस्ट, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड। तो वेस्ट कोस्ट हो गया सैन फ्रांसिस्को, इस तरफ वाला एरिया कैलिफोर्निया, और इधर हमारे पास न्यूयॉर्क। तो दिस इज यूएसए, बहुत बड़ा है यूएसए, इंडिया से तो बहुत ही बड़ा है। ओके, तो शैल वी स्टार्ट इंडिया यूएसए। चलिए अब हम अपना टिपिकल रूटीन फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल रिलेशंस। कैसे हैं ऑफिशियल रिलेशन इंडिया और यूएसए के? पिछले कुछ सालों में प्यार टूट टूट के उमड़ा है इंडिया और यूएसए में। आर रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यूएसए और इंडिया के ऑफिशियल रिलेशंस हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, उसको अब हम और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। राइट नाउ इंडिया को कुछ इस तरह के डिफेंस रिलेशनशिप में ला रहा है यूएसए जैसे उसके नेटो मेंबर्स हैं। ठीक, लेकिन इंडिया भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ में चल रहा है। बट आई जस्ट वांट टू कन्वे द मैसेज कि इंडिया और यूएसए आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अलाइंड होते जा रहे हैं। व्हेन आई से स्ट्रेटेजिकली हियर आई एसेंशियली मीन डिफेंस रिलेशन बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं इंडिया और यूएसए के, इन एडिशन टू अदर रिलेशंस, जिसमें बात आती है मेन इकोनॉमिक रिलेशन के। तो हमारे जो इनके साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 5 मेन पिलर्स क्या हैं? एक तो ये ही स्ट्रेटेजिक इश्यूज जैसे कि डिफेंस कॉपरेशन, लॉजिस्टिकल एक्सचेंज, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। दूसरा एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। थर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ हेल्थ एंड इनोवेशन, एंड फिफ्थ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। धीरे धीरे हम सब चीज़ों को देखेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको आता है कि डिस्कस द ऑफिशियल रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड यूएसए एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू इम्प्रूव। तो आप अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है हमारे, दीज आर द 5 पिलर्स, एंड देन यू क्विकली मूव ऑन टू द सजेशंस। चलिए अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेरियस लीडर्स जो बड़े बड़े हैं वो यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप को आज कैसे डिफाइन करते हैं। नाउ आपको ना अब एक बैकग्राउंड पता है। मैं ये टॉपिक क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड पता है कि यूएसएसआर हुआ करता था और यूएसए हुआ करता था, कोल्ड वॉर चल रही थी और इंडिया कहाँ पे टिल्टेड था? रशिया की तरफ, यूएसएसआर की तरफ। अब ऑल दीज ईयर्स इंडियन पॉलिटिशियंस का एक एंटी अमेरिकन रिटोरिक भी रहा है, थोड़ा सा हम पूंजीवादी कैपिटलिस्ट लोगों को लेके थोड़े सिनिकल भी रहे हैं। यूएसए को नेहरू जी और उनके टाइम के लीडर्स कंसिस्टेंटली थोड़ा इंपीरियलिस्ट भी बोल देते थे कि दूसरी कंट्रीज पे अटैक करके उन पे कब्जा करने वाले लोग हैं ये। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे रिलेशनशिप बहुत चेंज हो गए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये कि मैं ये कैसे मान लूँ कि रिलेशनशिप चेंज हो गए? उसके लिए लीडर्स की, बड़े बड़े लीडर्स की आज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप वो बात भी समझोगे जो मैंने आपको बोली थी कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, द ओनली थिंग परमानेंट इज द नेशनल इंटरेस्ट। तो उसमें आप देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे वाजपेयी जी, ये यूएसए को क्या बोलते हैं? नेचुरल एलाई। मनमोहन सिंह जी क्या बोलते हैं? नेचुरल पार्टनर। पहले एलाई थे, बोलते नहीं नहीं पार्टनर है भाई। और मोदी जी जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो क्या बोलते हैं यूएसए को, इंडिया का नेचुरल ग्लोबल पार्टनर। सिर्फ हम दोनों पार्टनर नहीं है इंडिया और यूएसए, पूरी दुनिया में कोई भी इशू होगा ग्लोबल लेवल पर उसको इंडिया और यूएसए एज पार्टनर्स डील करेंगे। मतलब अब हम एक यूनिट की तरह हैं दोनों।
ठीक है। उसके बाद में यूएसए के भी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ओबामा जी, वो क्या बोलते थे, कहते थे कि इंडिया और यूएसए की जो पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी की सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप बन के निकलेगी। टू बिगेस्ट जो डेमोक्रेसीज हैं, इसका मतलब क्या है, यूएसए के साथ में इंडिया नेक्स्ट जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको डिफाइन करना चाहता है, उसको मैनेज करना चाहता है, ऐसा ओबामा जी इंडिया को फील दे रहे हैं। खैर, सिमिलरली फॉरेन यूएसए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एस्टन कार्टर भी कुछ ऐसी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया और यूएसए जो है, इंडिया है यूएसए के लिए बहुत पिवटल स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जिससे पूरे एशिया को हम देखते हैं उसकी इंडिया की निगाहों से। और यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पुराने हिलरी क्लिंटन जी, जो प्रेसिडेंट बनते बनते रह गई। वो क्या बोलते हैं, यूएसए इज मेकिंग स्ट्रेटेजिक बेट ऑन इंडिया, मतलब अपनी स्ट्रेटेजिक बेट, अपने पैसे हमने किस पे लगा रखे हैं, इंडिया पे। ये वो बंदा है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे विचार निकल के आ रहे हैं भाई, इंडिया की तरफ से भी और यूएसए की तरफ से भी। अभी जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उनकी एक स्टेटमेंट पे आप इतना रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स अनलाइक अदर ग्लोबल लीडर्स, अनलाइक इवन जो पुराने यूएसए के भी लीडर्स हैं उनकी तरह ना होके चेंज होती रहती हैं। वो बहुत सारे ट्वीट्स भी करते हैं जो अनफॉर्चुनेटली फैक्चुअली इनकरेक्ट होती हैं बहुत सारी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सप्लिसिटली इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोला तो वो सफिशिएंट है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में यूएसए को लेके थोड़ी पॉलिसी में लैक ऑफ क्लैरिटी आती है कि यूएसए चाहता क्या है, यूएसए किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको लेके थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को बोल दें कि यार ये एनिमी स्टेट है, इतने ये टेररिज्म कर रही है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट डे यू फाइंड कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी ग्रांट दे दी। सिमिलरली इंडिया के केस में वो बोल देंगे कि यार मतलब मोदी ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नेक्स्ट डे इंडिया के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो इस तरह से इनकंसिस्टेंसी है। बट लार्जर प्लेन पे कल जैसे 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली, कहते हैं कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप इतने स्ट्रांग नहीं है, मैन इन ब्लैक सूट आर स्ट्रांगर। मतलब कि उनके पीछे जो लोग चला रहे हैं यूएसए को, पेंटागन हो गया या और बहुत सारे लोग जो पूरे यूएसए को चला रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो इंडिया को थोड़ा पॉजिटिवली ही देख रहे हैं, इंडिया के साथ एंगेज करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कोई प्यार नहीं हो गया इंडिया से, क्या है, इंडिया के साथ उनको ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है। इंडिया को भी ऐसा ही लग रहा है, इंडिया को भी कोई यूएसए से बहुत प्यार नहीं हो गया और यूएसएसआर से कोई नफरत नहीं हो गई, या चाइना से भी। बेनिफिट वहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, टेरिटोरियल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड जितने भी तरीके के पॉलिटिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, वो सारा का सारा यूएसए के साथ ज़्यादा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट्स ये दर्शाती हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए यहाँ था और इंडिया इधर टिल्टेड था। इंडिया ने एकदम से गुगली करके अब इंडिया इधर आ गया और वो भी काफ़ी इंडिया को लेके पॉजिटिव हुए हैं, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। पेंटागन जो उनका जो एक ऑफिस है जहाँ पे डिफेंस चलता है यूएसए का, जहाँ से उनके ऑफिशियल्स भी क्या बोलते हैं, यूएसए और इंडिया के रिलेशन बहुत पिवटल हैं पेंटागन के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इंडिया यूएसए के साथ में नेवी एक्सरसाइजेस भी करता है, आर्मी एक्सरसाइजेस भी करता है, मिलिट्री एंड एयरफोर्स एक्सरसाइजेस भी करता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होती जा रही है। नाउ ये तो हो गया थोड़ा सा आपको कि ग्लोबल लीडर्स कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम आते हैं हल्का सा हिस्ट्री में। यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी रही है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मोनार्की वगैरह रही है यूरोप में। ऑन दी अदर हैंड इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पर इन दो डेमोक्रेसीज को, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ हैव बीन डेमोक्रेसीज, इनको बोलते थे एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसी। एक डेनिस क्लक्स नाम से एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने नाम दिया एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसी की। ऐसा क्यों, इतने हम दूर दूर क्यों एक जैसी विचारधारा के बाद भी? बिकॉज एक तो कैंप पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो आपको बहुत अच्छे से आती है, कैंप्स बने हुए हैं जिसमें इंडिया यूएसएसआर की तरफ है, तो इतनी एंगेजमेंट ही हो नहीं पाई। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज कैसी हो गई है, एंगेज्ड डेमोक्रेसीज। एंड नॉट ओनली एंगेज्ड डेमोक्रेसीज बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो पहले आप एक दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते नहीं थे,
एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते थे, पहचानते थे, और शायद एक दूसरे के बारे में थोड़े नेगेटिव विचार भी लेकर बैठे थे। वहाँ से आप एंगेज करना शुरू किए, एंगेजमेंट हो गई और अब शादी भी कर लिए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। तो एक और जैसे स्कॉलर हैं डेविड मेलोन, ये बस मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, एग्जाम में आपके पास इतनी स्पेस नहीं रहेगी, बस आप की वर्ड्स ही लिख के आ पाओगे। डेविड मेलोन क्या बोलते हैं, कहते हैं कि यूएसए और इंडिया के रिलेशन पता कैसे रहे थे। एक प्रोवर्बियल है ना, प्रोवर्ब है कि ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये क्या बात बनी, ये देखो छोटा सा बस आपको समझाने के लिए, ये इस तरह से कुछ ऐसे एलिफेंट होता है कोई बहुत बड़ा सा, और ये उसकी ट्रंक, मेरे को ड्राइंग की कभी आई नहीं करनी लाइफ में। ये एलिफेंट और एक ब्लाइंड मैन है। अगर इससे पूछा जाए कि एलिफेंट कैसा है, तो अगर तो उनको ट्रंक को वो टच करके बोलेंगे कि यार ये ट्रंक ही है एलिफेंट। छोटा सा एक जानवर होता है जो पतला सा यूं लंबा सा होता है। अगर यहाँ पे टच कर लिया तो लगेगा कोई बड़ा सा पत्थर होता है, यहाँ पे टच कर लिया तो कुछ और लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा एलिफेंट किस तरह का है ये ब्लाइंड मैन को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसको एक्सपोजर ही बहुत लिमिटेड है उस आइडिया का जिसको हम बोल रहे हैं एलिफेंट। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है कि इंडिया क्या है फिलॉसफिकली, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक पोटेंशियल वाइज एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली यूएसए, वो पता कैसे लगेगा जब तक कि आपको एक दूसरे का एक्सपोजर ही नहीं है। एक ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन एलिफेंट, ठीक। तो एक सिर्फ कहावत है, इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो। तो डेविड मेलोन बोलते हैं कि वहाँ से, ठीक है, कि यहाँ से शुरू हुए थे कि जहाँ पे ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू डिफाइन एलिफेंट से आज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है कि अब हम बोलते हैं यूएसए का तुम्हें चप्पा चप्पा हम बता देंगे, और वो भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक। ये टॉपिक जो है ना यूएसए वाला पूरा साल चलता रहेगा, करंट अफेयर्स में भी कुछ ना कुछ होता रहता है यूएसए को लेके। अब नाउ पुराने टाइमों में क्या था, एंटी अमेरिकन रिटोरिक रहता था इंडिया में। जितने भी इंडियन स्कॉलर्स थे वो अमीर होना मतलब मॉरली गुनाह माना जाने लग गया था इंडिया में, ऐसी हमारी फिलॉसफी थी। लेकिन आज क्या, आज तो इंडिया का यूएसए से काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस ही हुआ है, काइंड ऑफ क्वाजी अलायंस बोल रहे हैं। तो एंटी अमेरिकन इज द थिंग ऑफ अ पास्ट। आज की डेट में अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो आप कभी कभी पढ़ते होंगे, ORF के हेड हैं हर्ष वी पंत, उनके आर्टिकल्स आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में इतनी क्वालिटेटिव चेंज आने के कुछ कारण हैं। व्हाट आर दोज कारणस, कहते हैं एक तो सिस्टमैटिक कारण है, सिस्टम ही चेंज हुआ है, ओवरऑल पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा पॉलिटिकल कारण है, एक तो इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हुआ है, एक पॉलिटिकल कारण है, और तीसरे पर्सन इन पावर, वो कारण है। तो क्या सिस्टमैटिक कारण क्या है, वो बोलते हैं कि अब जब बाईपोलैरिटी खत्म हो गई यूएसएसआर और यूएसए वाली, और चाइना राइज कर रहा है, तो ये जो नया सिस्टम है जहाँ पे वर्ल्ड इज नॉट बाईपोलर, नया सिस्टम जहाँ मतलब ग्लोबल पावर सेंटर्स आर नॉट टू ओनली बट मल्टीपल पावर सेंटर्स, और जो ये नया सिस्टम है जहाँ पे चाइना इज राइजिंग, वहाँ पर इंडिया और यूएसए को तो साथ आना बनेगा ही। तो अकॉर्डिंग टू हर्ष पंत सिस्टमैटिक कारण है चाइना का राइज करना। दूसरा है डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर, वो क्या है, इकोनॉमिक कंपल्शन, दोनों देशों को डेवलपमेंट करनी है, दोनों देशों को लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, एंड सो ऑन। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, अपने को टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको फैक्ट्रीज मूव करनी है, सर्विसेज चाहिए एंड ऑल दैट, उसको लेके डोमेस्टिक फैक्टर जो है वो है इकोनॉमिक कंपल्शन से रिलेटेड। और तीसरा है पर्सन। पर्सन में क्या, अब इसमें आप खुद सोचो, अगर हम किसी ऐसे, मान लो इंडिया में सरकार बनी हो कम्युनिस्ट पार्टी की, वो यूएसए के साथ इतने अच्छे रिलेशन बनाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। शुरू से ही जो राइट विंग है, ऐसा माना गया है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, ऐसा माना गया है कि जो राइट विंग है जनसंघ के टाइम से, बीजेपी के टाइम से, दे हैव नो क्वाम्स अबाउट एंगेजिंग विद यूएसए। तो वाजपेयी जी यहाँ पे आए, वाजपेयी जी ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के, तो उनको एज पर्सन क्रेडिट जाता है। फिर मनमोहन सिंह जी आए, मनमोहन सिंह जी वैसे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में मानते थे। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी किससे करोगे, जिसके पास कुछ पैसे होंगे, तो मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट जाता है। फिर मोदी जी आए, मोदी जी इज़ वेरी एक्सप्लिसिट इन हिज
सपोर्ट टुवर्ड्स यूएसए, तो फिर मोदी जी आए। क्लियर? तो इस तरह से पर्सन्स को हम क्रेडिट दे सकते हैं। वहाँ पर जॉर्ज बुश ने थोड़ी ट्राई की इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की। बिल क्लिंटन भी इंडिया में आए थे, लेकिन उनके बाद जॉर्ज बुश और फिर बराक ओबामा इंडिया को लेके काफ़ी वार्म थे। डोनाल्ड ट्रंप का लाइक आई सेड कि डोनाल्ड ट्रंप को बस अपने नेशनल इंटरेस्ट से मतलब है, ना किसी से प्यार ना किसी से दुश्मनी। ठीक, वो जिसके साथ में बोलते भी हैं कि मेरे को मैक्सिकन से प्रॉब्लम है या इस्लामिक्स उनसे प्रॉब्लम है, वो भी इसलिए बोलते हैं कि ये मेरा नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो दैट वीज अगर हम देखें तो वो अर्जुन की तरह, वो उनका बिल्कुल फोकस अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर है। ठीक, तो लेकिन आई होप आपको समझ आ गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यूएसए में इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन अमेरिकन जो है, उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है। दे हैव ऑल्सो वर्कड अ लॉट in building strong close India USA ties। तो अगर आपको यही सवाल आ जाए कि इंडिया, मतलब कुछ वो ज़्यादा पूछ ही नहीं रहा है, यही पूछ रहा है कि इंडिया और यूएसए के टाइज बेटर होते जा रहे हैं, इसके क्या रीजंस हैं, तो उसमें से आप बहुत सारे रीजंस दोगे। एक तो इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो रहा है, इसके अंदर सब पॉइंट्स भी लिखेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसे देते हैं। दूसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पहला, दूसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तीसरा पर्सन्स लीडरशिप, एंड चौथा, ये आपको खैर नोट्स में मिलेगा ही, ठीक है, एंड चौथा लाइक आई सेड इंडियन अमेरिकन्स ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी के अंदर वो क्या है कि एक चीज और भी हुई है, यूएसए की एक पॉलिसी है जिसका नाम अब उन्होंने चेंज करके लिख दिया है एशिया रीबैलेंस पॉलिसी। पहले उसका नाम था पिवट टू एशिया पॉलिसी, PIVOT। ये पॉलिसी एसेंशियली क्या चाहती है कि चाइना को कंटेन किया जाए, चाइना एक्सपैंड ना करे। इसी तरह इंडिया की एक पॉलिसी है मोदी जी की, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी भी क्या चाहती है कि साउथ चाइना वाला जो एरिया है, साउथ चाइना सी वाला, वियतनाम, आसियान नेशंस जो हैं, थाईलैंड एंड ऑल दीज नेशंस, यहाँ पे इंडिया का थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए, यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा हो, इन अदर वर्ड्स चाइना को कंटेन किया जाए। तो इसमें भी एक कन्वर्जेंस है हमारी और यूएसए की। तो यू सी 21वीं सदी में इंडिया एंड यूएसए हैव मोर रीजंस टू कम क्लोज टू ईच अदर, एंड देन इसी वजह से हमने बहुत सारे मैरीटाइम डायलॉग्स भी स्टार्ट कर दिए हैं यूएसए और इंडिया ने। हमारी सिक्योरिटी ऑफ हाई सीज को लेके, जो समुद्र है पूरी दुनिया के, उसको लेके भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनलाइज डायलॉग्स चलते हैं। मालाबार एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, इस तरह की हमारे उनके साथ में एक्सरसाइजेस चलती हैं, जिनको हम थोड़ी देर में देखेंगे। मालाबार एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, प्रीलिम्स में अगर आपको अब आ जाएगा कौन कौन सी एक्सरसाइजेस किस किस कंट्री के साथ होती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कोई अगर यूएसए इंडो पैसिफिक रीजन में या कहीं पे भी कोई एक्सरसाइज करता है कुछ कंट्रीज को बुलाकर, मैरीटाइम की या नेवी या आर्मी की, यूजुअली इंडिया उसमें पार्टिसिपेंट होता ही है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है हमारे पास में RIMPAC का, RIMPAC, यूएसए की पैसिफिक कमांड उसको लीड करती है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। ये सब आपको क्या, ऑल दीज थिंग्स, ये सारे सिम्टम्स आपको क्या इन्फर करने को बोल रहे हैं, दैट इंडिया एंड यूएसए आर इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक फ्रंट, इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिंग ऑन द डिफेंस फ्रंट। नाउ अब इन सारी डेवलपमेंट्स को देखकर तो आपको लगेगा कि हाँ यार रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया हो गए, बट लाइक आई सेड अर्लियर, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में अनसर्टेनिटी डेफिनेटली आई है। क्वालिटेटिव चेंज हुआ है रिलेशनशिप में, बट डेफिनेटली इम्प्रूव्ड फेज है, बट कुछ अनसर्टेनिटी आई है। क्यों? वही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ऑफ बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन। अब अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिसी पता कब आई है? जब इंडिया में भी मेक इन इंडिया पॉलिसी आई। तो हमें तो लग रहा था यूएसए को प्रोडक्ट्स हम बना के दिया करेंगे, सर्विसेज हम बना के दिया करेंगे, इंडिया में बनाएंगे, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे, आत्मनिर्भर भारत। अब जैसे मैं देखता हूँ बहुत लोग ना मॉक भी कर रहे होते हैं आत्मनिर्भर भारत या सब पॉलिसीज़ को। इसमें ना मैं आपको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर आईएएस एस्पिरेंट एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ भी सही नहीं है। हर चीज़ में दुनिया में हम कमियां निकाल सकते हैं। हम कमियां निकालते कैसी हैं ना, इस पे मैटर करता है।
एक तो हम डिसमिसिव होके कमियां निकालते हैं, हा इन्होंने आत्मनिर्भर भारत चलाना है। एक होता है कि आप बोलते हो ये आत्मनिर्भर भारत प्लान है, ये इसका एजेंडा है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इस तरह से इन्होंने सरकार ने प्लान को रोल आउट करना है। और वहाँ पे आप ना कुछ टेक्निकल लूप होल्स या शॉर्टकमिंग्स देखते हो कि ना इसके ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी नहीं है, या इसके एजेंडा में क्लैरिटी नहीं है, या फिर आत्मनिर्भर भारत प्लान के लिए या किसी भी प्लान के लिए फॉर दैट मैटर ये ना इतने फंड्स इनसफिशिएंट रहेंगे, या इस मतलब कुछ भी इस तरह से प्रॉपर क्रिटिकल इवैल्यूएशन होती है जो ना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होती आइडिया को लेकर कि क्या घटिया आइडिया ये, वो प्रॉपर पढ़े लिखे वाली इवैल्यूएशन होती है। इस एग्जाम के लिए एज एन आईएएस एस्पिरेंट आपने ये चीज़ समझनी है कि कोई ओवरनाइट रेवोल्यूशन लाने के एग्जाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हो। आप एक सबसे बड़ी ग्लोरीफाइड सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको इसी सिस्टम को इम्प्रूव करना है। सिस्टम को लेकर डिसमिसिव नहीं होना। पुलिसिंग में आप जाओगे कल को तो ये नहीं कि सब चोर हैं, सब करप्ट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, आपको उसी सिस्टम में बेटर कैसे किया जाए, ग्रेजुअली बेटर कैसे किया जाए, वही करना है। तो सिमिलरली ये अभी बात यहाँ पे ही मैं बहुत बच्चों को देख रहा था, एस्पिरेंट्स हैं वो जो सरकारी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं जिसको आपको कल को रन करना है, अगर आप उसको लेकर डिसमिसिव हो आप एग्जाम में अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार की कोई ख़राब पॉलिसी और आप उसको ग्लोरीफाई करने लग जाओ, नो, लाइक आई सेड क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो कि ये इतने पैसे के लिए बजाय इसको इस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा पैसे दिए जाने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल अभी सरकार की एजुकेशन पॉलिसी आई, आप ये लिख सकते हो कि यार 6% अगर आप जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कि ना इसको ना और बढ़ाना चाहिए, हम तो बोलेंगे 10% के आसपास होना चाहिए जैसा कि बहुत सारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स बोलते हैं। एंड सिमिलरली इस तरह से आप कंस्ट्रक्टिव वो दो, ये नहीं कि ये पॉलिसीज़ ला के कुछ नहीं होना जब तक आपने पढ़ाया ही नहीं बच्चों को, टीचर्स तो पढ़ाती नहीं, मतलब यू अंडरस्टैंड, चाहे वो अदरवाइज ग्राउंड रियलिटी भी सही हो, दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड द ओपिनियन यू आर कैरिंग फॉर दिस एग्जाम। आपके पर्सनल व्यूज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जैसे मर्जी पर्सनल व्यूज़ रखिए, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो अब इंडिया क्या ट्राई कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत। इंडिया ट्राई कर रहा है मेक इन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली उसी समय यूएस से क्या ट्राई कर रहा है अब अंडर डोनाल्ड ट्रंप, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। तो इससे क्या होता है, आपकी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, मार्केट उतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है। और कोरोना के बाद में तो और प्रॉब्लम हो गई है, पूरी दुनिया एकदम से ग्लोबलाइजेशन की जगह प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाने लग रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। इफ़ एनीथिंग कोविड ने आपको एक ही चीज़ समझाई है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन प्रोटेक्शनिज्म नहीं, ग्लोबल कोलैबोरेशन है। ये एक कंट्री नहीं सॉल्व कर सकती इन इशूज़ को, ना एक कंट्री से ये फैलते, ना एक कंट्री इसको सॉल्व कर सकती। तो अब करना क्या अपने को, एक सिनर्जी स्टैब्लिश करनी है, सिनर्जी बिटवीन अमेरिका फर्स्ट एंड मेक इन इंडिया। तो ये देखते हैं पॉलिसी मेकर्स इसके लिए क्या करते हैं। हाउएवर इन सारे रिटॉरिक्स को देख के कि सब ने बोल दिया जी नेचुरल एलाई है इंडिया यूएस, किसी ने बोल दिया नेचुरल पार्टनर है, मोदी जी ने बोल दिया नेचुरल ग्लोबल पार्टनर है, वो सारी रिटॉरिक अपनी जगह ठीक है। अनसर्टेनिटी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में आई है, क्यों? क्योंकि हमें ना कुछ चीज़ें पता नहीं है। सबसे पहली कि टू व्हाट एक्सटेंट डोनाल्ड ट्रंप काउंटर टेररिज्म विल गो। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि कल को तालिबान के साथ में या अफगानिस्तान के साथ में ढंग के रिलेशन रखने के लिए यूएसए को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से हो सकता है वो कल को पाकिस्तान के साथ में दोबारा बहुत अच्छे रिलेशन बना ले यूएसए, तो हमें ये पता ही नहीं है, तो इसलिए हमें क्लैरिटी नहीं है। सिमिलरली जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड टॉक्स कि पूरी दुनिया में ट्रेड कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर भी बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम के अंडर अपने को क्लैरिटी नहीं है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर। तो आई थिंक इंडिया को कुछ साल और वेट करना पड़ेगा बिफोर चार्टिंग आउट द प्रॉपर पॉलिसी फॉर यूएसए। तब तक क्या है, आप एज एंड व्हेन केस बाय केस अपनी पॉलिसीज इंप्रूव करते, अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करते जाओगे। इसमें ना बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया है ना, जो इंडिया के साथ में भी एक इशू तो है ही है, अच्छा इशू है बुरा इशू है, बात वो अलग बात है, दैट इंडिया इज़ टू बिग एंड टू प्राउड टू प्ले द जूनियर रोल।
इंडिया इज टू बिग, टू प्राउड एंड टू आर्ग्यूमेंटेटिव टू प्ले द जूनियर रोल। की चलो ठीक है, हम यूएसए की तरफ आ गए, अब जो यूएसए बोलेगा वो ठीक है। ओके, तो आई होप आपको बेसिक सा एक आइडिया समझ आया। यूएसए के केस में मैंने इतना बड़ा लेक्चर इसलिए दिया है आलतू फालतू का, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो प्योरली व्यूज़ पे बेस्ड है कि यूएसए, उसने आपसे कुछ नहीं पूछा कि काटसा में क्या होगा, मतलब बहुत सारे इश्यूज हम देखेंगे कि न्यूक्लियर डील से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, काटसा से रिलेटेड नहीं पूछा, डिफेंस से रिलेटेड नहीं पूछा। उसने सवाल ये पूछ लिया इंडिया और यूएसए के व्यूज़ दो, आप कैसे देखते हो रिलेशनशिप को। वहाँ पे जो बच्चा सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखाएगा कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिखाया, उसको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर नो नॉनसेंस अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ से हम कर लेते हैं वो सारे फैक्ट्स भी, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी। तो एक सेकेंड, अब आती है बात क्विकली एवोल्यूशन की। रिलेशनशिप बिल्ड कैसे हुए। बिफोर इंडिपेंडेंस हमें यूएसए से एक गिला शिकवा रहेगा। वो क्या है, यूएसए चाहे खुद तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी रहा, पर उसने कभी यूके को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया कि इंडिया को आज़ाद करो। डेमोक्रेसी में हम मानते हैं तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और इंडिया जहाँ पे इतने लोग रहते हैं, उस समय भी 33 करोड़ लोग रहते थे जब इंडिया आज़ाद हुआ है, तो इनको आज़ाद करो। तो इट नेवर रियली पुश्ड ब्रिटिश टू गिव इंडियंस द इंडिपेंडेंस। नेहरू जी और हमारे उस समय के तकरीबन सभी लीडर, अगर आप नेहरू जी की बात कर लीजिए, सुभाष जी तो पूरे ही कम्युनिस्ट थे, सुभाष जी, भगत सिंह जी, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी, तकरीबन सभी को, गांधी जी को छोड़ के तकरीबन सभी लीडर हमारे बहुत ज़्यादा प्रो सोशलिस्ट थे। कई तो थे ही सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट लीडर्स हमारे पास उस समय नहीं थे। तो हम एज सच इकोनॉमिक पॉलिसी यूएसए की इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते थे। तो पंडित नेहरू जी एंटी अमेरिकन रिटोरिक काफ़ी देते रहते थे, और ये तक बोला हुआ है नेहरू जी ने कि अगर यूएसए कल को वर्ल्ड पावर बनता है तो यूएसए का इम्पीरियलिज्म, यूएसए जिस तरीके से दुनिया पे अटैक करके उसको कॉलोनी बनाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वर्स देन ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। ओके, तो इस तरह से आप देखो तो बिफोर इंडिपेंडेंस तो रिलेशनशिप ऑफ कोर्स कुछ खास ज़्यादा रिस्पेक्ट वाले नहीं थे। द ओनली थिंग जो आप अच्छी देख सकते हो इंडिपेंडेंस से पहले, वो था स्वामी विवेकानंद जी जब यूएसए गए थे, और उन्होंने आई थिंक शिकागो में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक वो दिया था, स्पीच दी थी। खैर, आफ्टर इंडिपेंडेंस को भी हम कुछ फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फेज़ 1 जो 1947 से 1960 तक का है। इस फेज को हम बोलते हैं फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, कुछ नोक झोंक, कुछ प्यार मोहब्बत। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पहली चीज कश्मीर इशू पे यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। यूएसए डिड नॉट सपोर्ट इंडिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशन में। दूसरा, इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना। तो वहाँ से यूएसए को लग रहा है कि यार ये तो इमीडिएटली ही चाइना की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो दे डिड नॉट लाइक इट, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सिमिलरली यूएसए एक रेजोल्यूशन लेके आया यूनाइटेड नेशंस में अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, एंड वो रेजोल्यूशन लेके आया कि चाइना इज़ द एग्रेसर स्टेट, तो इंडिया ने उसको भी जो है सपोर्ट नहीं किया। फिर इंडिया ने पूरा जोर लगाया कि चाइना को परमानेंट एक ना हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन में एक बॉडी बनती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सी फॉर काउंसिल। तो इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास बहुत पावर रहती है, तो इंडिया ने पूरा जोर लगाया कि यूएसए में चाइना को इसकी मेंबरशिप मिले और उसको वीटो पावर मिले। तो अगेन अब आपको लगेगा कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया, वो हम इंडिया चाइना रिलेशन में देखेंगे, बट अगेन इससे भी उसको प्रॉब्लम थी यूएसए को। तो शुरू में इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, कॉन्फ्लिक्ट ये रही। बट कॉपरेशन क्या रही, कॉपरेशन ये रही कि 1962 में जब चाइना ने इंडिया को अटैक किया और इंडिया ने जब यूएसए को अप्रोच किया तो यूएसए अग्रीड टू हेल्प। ऑल्दो जब तक ये सब हुआ तब तक चाइना ने वैसे ही इंडिया को हराकर अनफॉर्चुनेटली कुछ एरिया पे हमारे पे कब्जा करके अक्साई चीन के
और यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर करके बाकी जगह से वापस चले गए। तो बाय द टाइम चाइना हैड डिक्लेयर्ड यूनिलेटरल सीज फायर बट नॉनदलेस यूएसए एग्रीड टू सेंड द हेल्प। ठीक, उससे पहले भी कुछ साल पहले भी नेहरू जी आइजनहावर को मिलने गए थे, यूएसए गए थे मिलने। खैर, सिमिलरली 1965 की वॉर में, 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस समय जो पाकिस्तान है उसको भी मिलिट्री और इकोनॉमिक एड देनी बंद कर दी यूएसए ने, और इंडिया को तो दे ही नहीं रहा था, उसको भी हॉल्ट कर दी। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान उसका एलाई था, यूएसए ने उसको हेल्प नहीं किया। तो इंडिया कैन सी इट एज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन कि उन्होंने हमारे साथ में कोऑपरेट किया और पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान वाज अ फ्रेंड, यूएसए डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान। तीसरी चीज़ जो आप लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें भी यूएसए ने सपोर्ट किया और इंडिया के लिए फूड सिक्योरिटी में हेल्पफुल रहा। सो फर्स्ट फेज़ में आप देख सकते हैं कि कुछ कॉपरेशन भी हुई है 62 की वॉर में, 65 की वॉर में, ग्रीन रेवोल्यूशन में, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए जो हम अभी करके हटे हैं। ठीक, लेकिन इसी फेज़ में एक चीज़ क्या रही कि इंडिया का जो है ना, जो एंटी अमेरिकन रिटोरिक है वो जारी रहा। इंडिया बोलता रहा कि यार हम तो नॉन अलाइंड रहेंगे, हमने यूएसए की तरफ जाते, और थोड़ा थोड़ा यूएसएसआर की तरफ टिल्ट भी रहा। तो जब ऐसा ही रहा, इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन द नॉन अलाइंड इन थ्योरी बट एंटी अमेरिकन। चाहे इंडिया रशिया की तरफ इतना टिल्ट ना भी हुआ हो, एंटी अमेरिकन सा था इंडिया उस समय। तो उससे क्या हुआ, यूएसए बोलता ठीक है, फिर उसने ज़्यादा प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल कंट्रीज़ जैसे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ में रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। और इवेंचुअली क्या हुआ, साउथ एशिया में, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यूएसए प्लस पाकिस्तान प्लस चाइना, ये इसको इग्नोर कर देना आप, हैंग हो रहा है थोड़ा सा सिस्टम। यूएसए, पाकिस्तान और चाइना की तरफ एक एक्सिस, यूएसए, पाकिस्तान और चाइना का एशिया में एक एक्सिस बन गया। सो फर्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप क्लियर। सेकंड फेज में क्या होता है कि पहले कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन थी, अब सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही है, क्योंकि अब तो आप प्रॉपर ही यूएसएसआर की तरफ आ गए हो। 1971 में आप उस तरफ टिल्टेड हो और यूएसए जो है वो वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है और कोल्ड वॉर जो है अपने चरम पर है। तो 1970s से 90s में क्या हो गया, इंडिया एंटर्ड इनटू ट्रीटी विद ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर, और एक काउंटर एक्सिस डेवलप हो गया। वो काउंटर एक्सिस क्या था, इंडिया, यूएसएसआर एंड वियतनाम। इसमें यूएसए और चाइना दोनों ने इंडिया को थ्रेटन भी किया 1971 में, बट इंडिया रिमेन्ड विद यूएसएसआर। अब यहाँ पे इसके बाद कुछ सालों बाद इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया इंदिरा गांधी के टाइम पे 1974 में, पोखरण टेस्ट। अब उसको बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो गई यूएसए को कि एक कंट्री इंडिया जो यूएसएसआर की तरफ है और इसने अब न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया है, और ये कोई ग्लोबल कोई पूछने वाला भी नहीं है कि अरे न्यूक्लियर बॉम्ब तुमने कहाँ से बनाया, क्यों बनाया। इंडिया के काउंटर आर्गुमेंट है कि तुम लोगों ने भी तो बनाया, तुमने कहाँ से क्यों बनाया। वो बोलते कि जब हमने बनाया तब सिचुएशन अलग थी, अब एक रिजीम बन चुकी है, एक ट्रीटी है इसको लेके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनपीटी, कि अब तो एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, तुम उस ट्रीटी को भी फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंसेस थे बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। नाउ दिस इज फेज 2। इस सारे फेज में बहुत प्रॉब्लम रही बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, सो मच सो कि एक आप सुना होगा आपने NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, आप गूगल करना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये एक बॉडी बनाई गई यूएसए के द्वारा सो दैट इंडिया को कहीं से न्यूक्लियर सप्लाईज ना मिले। चाहे इन्होंने एक बम तो बना लिया, लेकिन ये रिएक्टर्स कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, इनको न्यूक्लियर सप्लाईज तो चाहिए। हमने एक ग्लोबल एक बॉडी बना लिया कि कोई इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाईज नहीं देगा, और ये सच्ची बात भी है। इसलिए 21वीं सदी में सन 2010 में आज भी आपकी कंट्री में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयले से ही बनती है। अदरवाइज बहुत कंट्रीज जो इंडिया से वीक हैं, कमज़ोर हैं, छोटी हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने एनपीटी साइन कर दी कि ठीक है हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, अब हमारे यहाँ पे आके आप रिएक्टर लगाइए, हमें न्यूक्लियर सप्लाईज दीजिए,
हमें तो इलेक्ट्रिसिटी और पीसफुल पर्पस के लिए ही न्यूक्लियर चाहिए, तो उनकी पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर जो है, वो वाले इश्यूज रिजॉल्व है। क्योंकि हमने बम बना रखा था तो अब हमें न्यूक्लियर सप्लाईज तो मिलेंगी नहीं, एनएसजी अलाउ नहीं करता है, एक ट्रीटी कर ली है, तो बिकॉज हमें ये नहीं मिलेंगे इस वजह से कोयले पे ही चल रहा है। दिस इज वाई जापान्स डील, यूएसए's डील इज इम्पॉर्टेंट, दैट बिकॉज ऑफ दैट डील इंडिया को एक क्रेडिबिलिटी मिलती है कि हाँ अब हम आपको न्यूक्लियर सप्लाईज भी दे देंगे, चाहे आपने ये ट्रीटी नहीं की थी साइन आज से 50 साल पहले, बट इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट योर क्रीडेंशियल्स। ओके, सो इसमें क्या हुआ कि लेकिन स्टिल ऑल दिस टाइम 1970s to 90s है क्या, इंडिया और यूएसए अलग अलग ब्लॉक्स में हो गए हैं। इंडिया को लग रहा है इंडिया नैम है, नॉन अलाइंड है, नॉट टाइम है, नॉन अलाइंड है। यूएसए के हिसाब से तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इंडिया इज टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसएसआर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया की इकोनॉमी भी बिल्कुल क्लोज्ड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, तो यूएसए को कोई इकोनॉमिक फ़ायदा भी नहीं दिख रहा है इंडिया से, मिलिट्री फ़ायदा भी नहीं दिख रहा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है फेज़ 3 सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यूएसएसआर टूट गया, इंडिया को भी न्यू फ्रेंड्स चाहिए, बट चाइना इमर्ज कर रहा है, चाइना को बैलेंस करने के लिए उसको एशिया में एक और पार्टनर चाहिए यूएसए को। इंडिया को क्या चाहिए, यू नीड अ कंट्री टू ट्रेड विद। इंडिया अब लिबरलाइज, ग्लोबलाइज और प्राइवेटाइज होता जा रहा है, तो उसके बाद में इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन आया, एंड दिस रेवोल्यूशन ब्रॉट इंडिया एंड यूएसए क्लोजर। इंडियन अमेरिकन्स जो है उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया। हाउएवर इस टाइम पे क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए ने इराक पे अटैक किया 1989 में, उस समय इंडिया ने यूएसए के टैंक्स की रीफ्यूलिंग को अलाउ कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इराक भी नैम का मेंबर था और इंडिया के उसके साथ में क्लोज रिलेशन थे। सो दैट शोज कि 1989-90 तक आते आते इंडिया यूएसए को लेके थोड़ा ओपन माइंडेड हो गया, यूएसएसआर की इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन हो गई। उसके बाद में तो इंडिया वाज फोर्स्ड टू लुक वेस्ट। अब तो आपको एक ही पावर रहेगी, जब दुनिया में दो पावर्स ही नहीं है तो आप उसी की मानोगे, अब आप नॉट लाइक यू हैव एनी ऑप्शन। एंड देन इसके बाद में एक चीज़ क्या होती है, इंडिया ना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है एक और। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ऐसा कर लिया था, जैसे इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, अगेन यूएसए इज रैटल्ड कि ये क्या हो गया। अब यहाँ पे ना लेकिन एक बढ़िया चीज़ हो गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जब इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो यूएसए बोलता कि यार इनसे एनपीटी साइन करवाओ। अब एक चीज़ आप देखो, ये इंडिया है, कश्मीर में टेररिज्म चल रहा है, पंजाब में खालिस्तानी इश्यूज चल रहे हैं, अभी होके हटे हैं, चल ही रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, कश्मीर में टेररिज्म है, पंजाब में प्रॉब्लम चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में दुनिया भर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, साउथ इंडिया में इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज श्रीलंका वाले अभी अभी आपके राजीव गांधी जी का असैसिनेशन करके हटे हैं, सेंट्रल इंडिया में फुलन देवीज एंड वीरप्पन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यूपी बिहार में सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इशू चल रहे हैं, पूरे इंडिया में महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉम्बे स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरवर्ल्ड कंट्रोल चल रहा है, अभी वो दुनिया भर के बॉम्ब अटैक करके हटे हैं, दाऊद इब्राहिम एंड ऑल दैट। ये कंट्री जिसका इतने सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये कंट्री न्यूक्लियर अटैक बॉम्ब टेस्ट कर लेती है, तो ग्लोबल जो पावर्स हैं जैसे कि जापान, जैसे कि यूएसए, उनको तो लगेगा ही ना कि यार इनका न्यूक्लियर, ये सरकार जो है इंडिया की, इसने न्यूक्लियर बॉम्ब तो टेस्ट कर लिया, ये सरकार की कोई स्टेबिलिटी भी है कि नहीं है, यहाँ पे कल को ऐसा तो नहीं होगा कि अफगानिस्तान बन जाइए, यहाँ पे बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स बने हो, तो ये कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं, ये वेरी अनस्टेबिलिटी ला सकते हैं पूरे सिस्टम में। तो एक तो ये रीज़न है जो एटलीस्ट बोलते हैं कि उनको लगता है कि इंडिया से एनपीटी साइन करवाओ कि हम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कर रहे हैं डिसमेंटल, हम आपको साइन करके दे रहे हैं, ना हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहेगा ना हम कभी बनाएंगे, बट इन रिटर्न आप सब हमें टेक्नोलॉजी, रिएक्टर्स और सब कुछ दो ताकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सारी की सारी न्यूक्लियर से प्रोड्यूस कर सकें। तो इसको फॉरवर्ड लेके जाने के लिए डील को
अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी, और यूएसए के स्टुअर्ट टालबॉट, नॉट लाइक आपको नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, यूएसए डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके बीच में ना बहुत डिस्कशंस हुई 2 साल में, ये 14-15 बार मिले। यहाँ से एक चीज़ अच्छी हो गई, इसको आप बोल दो बाय प्रोडक्ट लगा लो, यूएसए एंड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट टू नो ईच अदर बेटर। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी की, 2 गवर्नमेंट्स गॉट टू नो ईच अदर बेटर, और यहाँ से एंगेजमेंट थोड़ी होनी शुरू हुई। जब ये एंगेजमेंट शुरू हुई तो फिर हमें लगा कि हाँ, हम यूएसए के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, और यूएसए को भी लगा कि इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन बेटर की जा सकती है। और फॉर द फर्स्ट टाइम यूएसए ने कश्मीर इशू पे भी और कारगिल इशू पे भी इंडिया के एंटी स्टैंड नहीं लिया। इनफैक्ट पाकिस्तान को वार्न किया कारगिल के बाद में दैट पाकिस्तान मस्ट एक्ट विद रिस्ट्रेन एंड रिस्पेक्ट एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल की रिस्पेक्ट करे। और बिल क्लिंटन इंडिया आए, बिल क्लिंटन ने इंडिया आके एक विजन स्टेटमेंट भी दी, जिसके बाद हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई यूएसए के साथ में। नाउ यहाँ पे लेकिन एक चीज़ और होगी इसके बाद में, अब इंडिया और यूएसए पास में आ रहे हैं, बट ओसामा बिन लादेन ने 9/11 कर दिया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जाके जहाज़ गिराए यूएसए में, और यूएसए एकदम से रैटल्ड हो गया कि ये क्या हो गया। अब यूएसए में इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बोलते हैं कि अफगानिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए को डिसमेंटल करना चाहती हैं, डेथ टू अमेरिका। अब ये करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए यूएसए अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर। अब जब वो यूएसए अफगानिस्तान पे अटैक करता है, इराक पे अटैक करता है, इन सब कंट्रीज़ पे, उसको ज़रूरत है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान पे अटैक करना है, उसके साथ में बिल्कुल पाकिस्तान लगता है, तो यू नीड पाकिस्तान सपोर्ट। अब उसमें यूएसए पाकिस्तान को मिलिट्री एड भी देता है, इकोनॉमिक एड भी देता है, वहाँ पे अपने कैंप्स भी बनाता है, अपने बेस भी बनाता है, ताकि यूएसए के फोर्सेज आके पाकिस्तान में लैंड करे और वहाँ से वो अफगानिस्तान जाए और अटैक करें, जो कि उन्होंने किया भी। बट ऐसा करके पाकिस्तान की तो मिलिट्री माइट इंक्रीज होती है, चाहे यूएसए से आए एड, मिलिट्री की, डिफेंस की, इकोनॉमिक, अफगानिस्तान के लिए। पर ये कौन चेक कर रहा है कि पाकिस्तान उसको अगेंस्ट अफगानिस्तान ही यूज़ कर रहा है कि अगेंस्ट इंडिया भी यूज़ कर रहा है? तो इंडिया को फिर प्रॉब्लम होती है यूएसए से। अब पाकिस्तान के कहने पे एक चीज़ और हो जाती है, ये जो एरिया है जहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान तो बहुत एक्टिव हो गया, अफगानिस्तान में भी, इंडिया में भी। और पाकिस्तान के कहने पे यूएसए इंडिया को अफगानिस्तान में कॉम्बैट वाइज अलाउ भी नहीं करता। पाकिस्तान बोलता है कि यहाँ पे इंडिया के फौजी नहीं होने चाहिए, हाँ इंडिया के डॉक्टर्स आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीस कीपिंग वाले आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वी डोंट वांट इंडियन आर्मी मैन लाइक यू नो यहाँ पे बंदूक लेके घूमते हुए, बाकी नेटो फोर्सेस आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन इंडिया का रोल भी यहाँ पे कम होता है। तो इस तरह से बिकॉज सितंबर के इसके बाद में पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिक एड दी गई, स्पेशल स्टेटस दिया गया पाकिस्तान को, जो नॉन नेटो एलाइज को नहीं मिलता, नेटो लेवल का उनको स्टेटस दिया गया। इससे दोबारा इंडिया और जो यूएसए है उसके रिलेशनशिप का एक इरिटेंट मान सकते हो आप इस चीज़ को। लेकिन फिर 2003 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी फिर चाइना के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली कि नाउ दैट वी कैन नॉट रिलाई ऑन यूएसए, एंड आप पाकिस्तान का जो इशू है, इंडिया को जो उसकी सेंसिटिविटी है पाकिस्तान को लेके, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। तो इंडिया ने वो सोचा कि हम चाइना से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे, तो यूएसए को भी लेगा, ले यार हम तो तुम्हारे थ्रू इनको बैलेंस करना चाहते हैं, तुम उनके साथ पार्टनरशिप करके बैठ गए। तो फिर इससे यूएसए को प्रॉब्लम हुई, तो अगेन थोड़े थोड़े इरिटेंट्स भी साथ साथ में चलते रहे। बट नॉनदलेस आप ये देखो कि पार्टनरशिप थोड़ी थोड़ी आगे गई। 2004 में वाजपेयी जी गए यूएसए, यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई अब सुनो मेरी बात, अब हमारी डिस्कशंस आगे चल रही हैं, आज हम दो देश यूएसए और इंडिया जो 40-50 साल से तकरीबन एक सेपरेट कैंप्स में रहे हैं, अब पास आ रहे हैं, हम इस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेके चलते हैं कोलैबोरेशन को। और उन्होंने बोला कि अब हम करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बस फिर 2010 में तो हो ही गई थी जैसे हमने शुरू किया है, तो बोलते कि अब जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी, वाजपेयी जी बोलते हमारी और यूएसए की, उसमें कुछ चीज़ों पर डिस्कशन होगी। उसको बोला गया था नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, NSSP। क्या होगी? पहले तो हम सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करते हैं, जो कि हो जाएगा 2-3 साल में मनमोहन जी के टाइम पे। दूसरा, हाई टेक्नोलॉजी और स्पेस में कोलैबोरेशन करते हैं, वो भी आप देखोगे नासा और इसरो में हो गया काफ़ी ज़्यादा।
फिर ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन ऑन एरियाज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, जो म्यूचुअल इश्यूज जो इंडिया और यूएसए दोनों को कंसर्न करते हैं उस पर हमारा एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाया जाए। कौन से इश्यूज हैं ऐसे? क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ग्लोबल टेररिज्म एंड सो ऑन। कश्मीर इशू भी है, खैर कश्मीर इशू को हम ऐसे नहीं डिस्कस करते, पर यही बेटर ले लो आप, क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। इस तरह के जो इश्यूज हैं इन पे यूएसए का स्टैंड और इंडिया का स्टैंड डिस्कशन लेके ही आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ही लिया जाए, ताकि हमारे एक कोहेरेंस है हम दोनों की पॉलिसीज में। एंड नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डायलॉग। वो बोलते हैं कि यूएस और इंडिया के बीच में एक चीज़ होनी चाहिए कि रेगुलरली आपके पीएम, मतलब या हमारे पीएम और आपके प्रेसिडेंट, आपके फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, आपके डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आपके आईएएस ऑफिसर्स हमारे ऑफिसर्स रेगुलरली मिले। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो डायलॉग का, हर साल मिलना ही मिलना है, हर 6 महीने में मीट होनी ही होनी है। एक सिस्टम बनाया जाए ताकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन बेटर हो, पॉलिसीज़ जल्दी से रोल आउट की जा सके, अच्छी प्लानिंग के साथ में अच्छी एग्जीक्यूशन की जा सके। और ये हुआ भी, आपको पता है या मैं आप बता रहा हूँ, अब यूएसए के साथ में भी हमारा 2+2 डायलॉग होता है, जहाँ पे यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रेगुलरली मिलके इश्यूज डिस्कस करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोर देन 5-6 टाइम्स वो यूएसए विजिट कर चुके हैं। तो तकरीबन एवरेज साल की एक विजिट आप लगा लो। अभी रिसेंटली गए थे जब वो हाउडी मोदी करके एक इंडियन अमेरिकन्स ने किया था, वो ग्लोबल सा एक वो बहुत बड़ा सा शो सा हुआ था। तो इस तरह से रिलेशनशिप वाजपेयी जी के टाइम पे अच्छे हुए, जिसको मनमोहन सिंह जी और आगे लेके गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्या हुआ कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम कल डिस्कशन करेंगे, अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये। और यूएसए ने, वो कंट्री जिसने जब इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाई, इंडिया को पूरी दुनिया से अलग थलग किया कि रिस्पॉन्सिबल नेशन है, और इंडिया को कंटेन करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नाम की बॉडी बनाई। वो यूएसए ने इतना एफर्ट किया कि चाहे इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की तो भी पूरी दुनिया में सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स, पीसफुल पर्पस के लिए जो न्यूक्लियर का कॉमर्स होता है, ट्रेड होता है, उसमें इंडिया को भी अलाउ किया जाए। इस चीज़ के लिए यूएसए ने एक्स्ट्रा माइल गया और इंडिया के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील की। अपने खुद के भी उनको कुछ लॉस चेंज करने पड़े थे इंडिया के साथ में डील करने के लिए, और उन्होंने किया ऐसा। एंड देन इसके बाद में हमारे पास आते हैं मोदी जी। मोदी जी के आने के बाद में रिलेशनशिप और अग्रेसिवली परसू किए गए। वैसे से अग्रेसिवली मेरा मतलब है कि पूरे जील के साथ में इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप। मोदी जी काफ़ी एक्सप्लिसिट हैं इन हिज टिल्ट टुवर्ड्स यूएसए। मतलब मोदी जी के को देख के और उनकी पॉलिसीज़ और उनके डायलॉग्स को देख के पता लगता है कि उनको कोई घबराहट नहीं है कि कोई मेरे को ऐसे ना देख ले कि यार मैं तो साफ ही यूएसए की तरफ हूँ। वो बोलते हैं भाई हाँ, हमारे हैं यूएसए से अब अच्छे रिलेशन। मोदी जी ने अभी रिसेंटली यूएसए को मल्टीपल टाइम्स विजिट किया, लाइक आई सेड, हाउडी मोदी भी प्रोग्राम हुआ था। ओबामा जी के साथ में मोदी जी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज़ की थी, जिसका मतलब क्या बोला था, जिसका थीम था चलें साथ साथ, दैट इज़ टुगेदर वी गो। तो इश्यूज बहुत सारे हैं जो मोदी जी जिनको एड्रेस करना चाहते हैं, अभी भी इश्यूज हैं, बट फिलोसफिकली वी टू नेशंस आर अलाइंड, इसको लेके कोई क्वाल्म्स नहीं है इंडिया को और यूएसए को। अब इश्यूज क्या हैं हमारे बहुत सारे इनके साथ में, वो जहाँ से हमने लेक्चर शुरू किया था, फ्रॉम दोहा टॉक्स to climate change, to bilateral investment treaty, IPR issue, immigration law, USA policy in Afghanistan, USA policy in Pakistan, टोटलाइजेशन इशू, GPS इशू, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। वो इश्यूज इंडिपेंडेंटली मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ताकि आप पहले एक बार इसको अच्छे से प्रोसेस कर लो, ठीक है। अगली कुछ क्लासेस जो अब आपकी होंगी नेक्स्ट तकरीबन 8-9 क्लासेस, उनका ड्यूरेशन अब लंबा होगा। हमने क्या किया कि आपको कुछ, ताकि आप धीरे धीरे थोड़ा सा समझ पाओ, पहले कुछ क्लासेस थोड़ी लाइट रखी हैं। अब जो क्लासेस होंगी वो एवरेज आपकी 2 आवर्स प्लस होंगी, 2 घंटे से 10-15 मिनट ऊपर नीचे इतनी होंगी, ठीक है। तो 1.5 घंटे की या घंटे की क्लासेस, थोड़ा सा इसको कम मतलब बढ़ा के लंबी क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। कोई भी अगर आपको डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आई विश यू ऑल द बेस्ट।